हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज एसपी। वेलकम टू अधिगम मंच। फ्रेंड्स, आज जो हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो कंप्यूटर की सीरीज पहले से कंटिन्यू है, उसके नए सेशन यानी कि नए पार्ट को लेकर आज हम प्रेजेंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में, आज हम डिस्कस करेंगे यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर की 4 पीढ़ियाँ हैं, ठीक है। उन पीढ़ी में से इस वीडियो में हम 2 पीढ़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एंड द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। जो 5th जनरेशन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर एक मशीन है, ये सबको पता है। कंप्यूटर एक मशीन की तरह काम करती है और वो बिना कमांड और निर्देश के काम नहीं करती। ये हम पहले के जो वीडियो कर चुके हैं उसमें क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जब भी हम बात करते हैं तो इसका टाइम यानी कि 1942 से 1955 तक माना जाता है। 1942 से 1955, या ये कहा जा सकता है कि जो कंप्यूटर 1942 और 1955 के बीच में जिनका निर्माण हुआ है, ठीक है, उनको हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। अब उनकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ गुण रहे हैं जिनके आधार पर उन्हें कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती है, उसमें विद्युत का प्रवाह करते हैं तभी वो वर्क करती है, ठीक। मशीन की अपनी एक भाषा होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो भेजे जाते हैं कंप्यूटर में वो किसके थ्रू भेजे जाते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए यानी कि कंप्यूटर में बिजली को प्रवाहित करने के लिए, ठीक है, जो एक युक्ति यूज होती थी उसे बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, जिसमें कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत सारे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, हजारों वैक्यूम ट्यूब। तो ये आकार में भी यदि साइज की बात करें, आकार में बहुत बड़े यानी कि एक बहुत बड़े कमरे के रूप में होते थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और ये इतनी हीटिंग फेंकते थे, इतनी ऊष्मा उत्सर्जित करते थे कि यानी कि पूरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। तो ये रही एक बात। यदि हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए जो यूज होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, या ये कहा जा सकता है कि स्टोरेज के लिए, ठीक है, यानी कि भंडारण क्षमता के लिए, भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। स्टोरेज मैग्नेटिक टेप में होता था। यदि हम लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करते हैं तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यानी कि मशीनी भाषा का यूज होता था, मशीनी लैंग्वेज, ठीक। कंप्यूटर मशीनी भाषा समझते हैं, अपनी एक भाषा होती है। मशीनी भाषा की बात करें तो वो 0 एंड 1 पर आधारित होती थी, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। बाइनरी कोड मतलब यानी कि बाइनरी कोड मतलब यदि हम कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ऑफ करते हैं तो उसे 0 मानते हैं और ऑन करते हैं तो उसे 1 मानते हैं। कुल मिला के 0 और 1 पर बाइनरी कोड आधारित होता है, उसी पर कंप्यूटर पूरा सिस्टम यानी कि पूरी भाषा काम करती है कंप्यूटर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हुई इसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें स्पीड यानी गति किस में नापते थे, कंप्यूटर कितनी गति से काम करता है, प्रति सेकंड कितना प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर में, यदि हम उसकी बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है, जो 1942 टू 1955 तक जिनका निर्माण हुआ, स्पीड की बात करें तो उसको जो नापते थे यानी कि मिली सेकेंड में मेजर किया जाता था, ठीक है। मिली सेकेंड यानी कितनी प्रोसेसिंग हो रही है उसको मिली सेकेंड में उसका मेजर होता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बेसिकली हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से सीधे सीधे पिन पॉइंटेड क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह से पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, या फिर ये पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होती थी यानी विद्युत प्रवाह के लिए। तो फर्स्ट होगा विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर,
स्टोरेज यानी कि मैग्नेटिक टेप प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, भाषा यानी कि मशीनी भाषा जो आधारित होती थी, जो 10 यानी कि बाइनरी कोड पर बेस्ड होती थी, वो हो गई मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्पीड गति की बात करें, कंप्यूटर कितनी गति से प्रोसेसिंग करते थे, गति से मतलब दौड़ने से मतलब नहीं, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उससे मतलब है, तो मिली सेकेंड में इसको मेजरमेंट किया जाता था। अब हम प्रोसेस की बात करें, किस तरह से प्रक्रिया चलती थी, तो प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो एक नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल न्यू नाम आपको सुनाई दे रहा होगा। इससे पहले इन चीज़ों को यदि आप जानते भी हों तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। अब ये क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, और उसमें हम प्रोग्राम्स और निर्देश देते हैं, यानी कि डाटा जो सूचना को इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो जितनी भी सूचनाएं होती थी, जितने भी डाटा हम इनपुट करते थे या कुल मिला के कमांड देते थे, तो अलग अलग बैचेस में डिवाइडेड होती थी। ठीक है, यदि हम प्लस की बात कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन संबंधी यदि कोई गणना कर रहे हैं और उसमें हम जोड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जोड़ने जैसे संबंधित, जोड़ से संबंधित जितने भी कैलकुलेशन होती थी उनको एक बैच में संगठित कर दिया जाता था। ठीक है, यदि हम घटाने से संबंधित बातें कर रहे हैं तो इनको दूसरे बैच में संगठित कर दिया जाता था। एंड थर्ड, यदि हम कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, तो उसको तीसरे बैच में संगठित कर दिया जाता था। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कंप्यूटर में इस तरह से हमने निर्देश दे दिया, कमांड दे दिया, पहला बैच ये बना दिया, दूसरा बैच ये बना दिया और तीसरा बैच ये बना दिया। ठीक है, जैसा कि आप इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो आप बैचेस में पढ़ते हैं कि फर्स्ट बैच इतने से इतने, सेकंड इतने से इतने, एंड थर्ड इतने से इतने टाइम तक चलेगा। तो इसी तरह से कैलकुलेशन संबंधी, यानी कि ये पहला बैच है, तो कंप्यूटर जब भी प्रोसेसिंग करेगा सबसे पहले इसको, यानी कि जोड़ संबंधी जितने भी कैलकुलेशन हैं उनको करेगा। इसको खत्म करने के बाद ही कंप्यूटर दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि माइनस संबंधी सब सारी की सारी कैलकुलेशन करेगा, एंड देन मल्टीप्लिकेशन संबंधी। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि वर्तमान में जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो एक साथ, ठीक है, एक साथ कई सारे प्रोसेसिंग कर सकता है, चाहे हम वीडियो प्लेइंग की बात करें, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, चाहे हम कोई भी कैलकुलेशन करें, चाहे पीडीएफ करें, चाहे ऑडियो प्लेइंग करें। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, उसमें इसका कोई बैच से संबंध नहीं होता। पहले हम चाहें तो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, एक तरफ चाहें तो ऑडियो प्लेइंग हो रही है, ये हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन हो रहा, कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है एक ही साथ, ठीक है, डिवाइडेशन भी हो रहा है, बाकी सब आज वर्तमान कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो सब होता है। लेकिन जो फर्स्ट पीढ़ी, प्रथम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होती थी, वो बैच पर आधारित होते थे। पहले जब तक प्रथम बैच की कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगी वो दूसरे पर नहीं आएगा, दूसरे कंप्लीट होने के बाद तीसरे पर नहीं आएगा। तो इस तरह से एक सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती थी। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात यहाँ पे। ठीक, तो अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, यानी कि 1942 से 1955 के बीच कौन कौन से कंप्यूटर बने, कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आई थिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं, इधर ही देख लेते हैं। ठीक, जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो ENIAC, ठीक है, ENIAC कंप्यूटर की हम बात करते हैं, UNIVAC, ENMARC फर्स्ट, ये कुछ कंप्यूटर हैं, ठीक, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं। इनमें ये सारी विशेषता, ये सारी क्वालिटीज़ होती थी। क्वालिटीज़ की बात करें, विद्युत प्रवाह के लिए बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। ठीक है,
एनीवैक इसका एक एग्जाम्पल हो गया और यूनिवैक हो गया एंड मार्क फर्स्ट हो गया। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, वो और किसी वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। आज यहाँ पे इतना ही। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये हो जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे विद्युत प्रवाह सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर में यानी कि मशीन में किस तरह से हम विद्युत प्रवाह करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस तरह से कंप्यूटर में भेजते हैं जिससे वो जो मशीन है काम करेगी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए इसकी जनरेशन की सबसे पहले डेट की बात करते हैं। जैसा कि आपने जाना 1942 1942 से 1955 तक प्रथम पीढ़ी मानी जाती है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि 1956 55 के बाद यानी 1956 से 1964-65 तक द्वितीय पीढ़ी को हम निर्धारित करते हैं। तो कुल मिला के इट कैन बी सेड दैट बिटवीन 1956 to 1964 यानी कि 1956 से 1964 के बीच जिन कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ, ठीक है, या इसके बीच निर्मित कंप्यूटर की जो जो विशेषताएं और क्वालिटी पाई जाती हैं उनको हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से थोड़े डिफरेंट, थोड़े भिन्न, कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ विकास हुआ। तो फिर यहाँ पे हम बात करें विद्युत प्रवाह की, सबसे पहले एक वर्ष आता है 1947, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। 1947 में एक नई युक्ति का निर्माण होता है। 1947 में नई युक्ति का आविष्कार होता है, निर्माण होता है, जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना हो तो ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक, 1946 में एक नई युक्ति आई जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर की यदि हम बात करें तो इसका जो निर्माण किया वो बर्डेन, 3 व्यक्तियों ने किया। ठीक है, बर्डेन, ब्रिटेन, ये व्यक्तियों के नाम हैं, एंड शॉकले, 3 व्यक्तियों के कड़ी मेहनत और आविष्कार के बाद एक नई युक्ति आई ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कुल मिला के विद्युत प्रवाह के लिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर का उपयोग विद्युत प्रवाह के लिए किया जाने लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिस्टर है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए। ट्रांजिस्टर विद्युत प्रवाह के लिए यूज होने लगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आकार में बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। ठीक है, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब उसमें संलग्नित की जाती थी, लगाई जाती थी। ठीक है, इसलिए वो बहुत गर्म हो जाते थे। अब आकार भी छोटे होने लगा और बहुत सारे परिपथ में एक सर्किट में ट्रांजिस्टर सेट किए जाने लगे। ठीक है, तो कुल मिला के अब कुछ विशेषताएं, कुछ कंप्यूटर के में डेवलपमेंट हुआ और कुछ अलग से विशेषताएं बनी। तो ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर इस तरह से होता है, मैं आपको बता देता हूं। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप इस तरह से ट्रांजिस्टर होता है। ये एक यानी कि परत होती है प्लास्टिक या इसे कुछ अलग से दूसरे धातु की होती है, और ये यहाँ पे स्टील वगैरह या कॉपर वगैरह से निर्मित तो होता है। तो कुल मिला के ये रहे ट्रांजिस्टर इस तरह का दिखाई देता है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी, अब उससे भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर परिपथ में सेट हुए होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है, और वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में विद्युत का प्रवाह निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ट्रांजिस्टर का आविष्कार है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। तो फ्रेंड्स यानी कि 1947 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो जाता है। वर्डेन, ब्रिटेन और शॉकले, इन तीनों ने इसका निर्माण किया। इसीलिए इनको इनके इस काम के लिए 1956 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ से आप इसे इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि आप अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, या फिर ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा, और ट्रांजिस्टर का आविष्कारकर्ता कौन है, या ट्रांजिस्टर या नोबेल प्राइज किस लिए मिला। इस तरह से क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये रही एक बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी तरह से बात करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ तो होने लग गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ। देखिए, ट्रांजिस्टर का यूज़ तो होने लग गया। ठीक, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो 1947 में इसका आविष्कार होता है एंड 1956 में नोबेल प्राइज मिल जाता है। ठीक है, तीनों आविष्कारकर्ताओं को, यानी कि ठीक। अब इसके बाद यदि हम गति की बात करते हैं, यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो गति नापी जाती थी तो वो मिली सेकेंड में नापी जाती थी। यदि यहाँ पे हम बात करें तो मिली सेकेंड की जगह माइक्रो सेकेंड, स्पीड का जो मेजरमेंट है माइक्रो सेकेंड में किए जाने लग गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट हुआ और उसमें कुछ बदलाव आने लगे। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर यानी कि मैग्नेटिक टेप का यूज होता था, यहाँ पे भी वही होता रहा, इसमें कोई बदलाव ना हुआ। ठीक है, यदि हम लैंग्वेज की बात करें फ्रेंड्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भाषा, मशीनी भाषा से अलग किसी भाषा का निर्माण हुआ कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो वो होती है सबसे पहले फोर्ट्रान एंड कोबोल। दो भाषाओं का निर्माण होता है, दो भाषाओं का आविष्कार होता है, या ये कहें दो भाषाएं बना दी जाती हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए। अब मशीनी भाषा का यूज ना होकर इस भाषा का यूज होने लग गया। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के लिए और बिजनेसमैन के लिए। ठीक, अब कंप्यूटर इस भाषा को तो समझ नहीं सकता, इसलिए वो इन भाषाओं को खुद में ट्रांसलेट करके अपनी मशीनी भाषा में प्रोसेस करता था। ये रही एक बात। तो यहाँ पे इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फोर्ट्रान की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, तो फोर्ट्रान की फुल फॉर्म हो जाती है। यदि हम इसकी बात करें कोबोल की, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इन दो भाषाओं का आविष्कार हो जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में बिटवीन 1956 एंड 1964। 1956 और 64 के बीच में दो भाषा आती है, फोर्ट्रान एंड कोबोल। ठीक है, तो फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेटर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और कोबोल की यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कुल मिला के बिजनेस के क्षेत्र में या फिर कमर्शियल क्षेत्र में यदि हम बात करें तो इस भाषा का यूज होने लग जाता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन या उद्योगपति इस यानी कि कंप्यूटर की इस भाषा का यूज करते हैं, क्योंकि वो उनका कहना था क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता तो है लेकिन हम मशीनी भाषा को यूज करना नहीं जानते, इसलिए अलग से वैज्ञानिकों ने दूसरी भाषा का निर्माण किया। तो ये रही एक बात। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम बात करते हैं दो लैंग्वेज इस समय आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे यानी प्रोसेस, किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में आया। यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण होने लग गया। ठीक है, क्योंकि जो फोर्ट्रान और कोबोल दोनों जो लैंग्वेज थी, इन दोनों लैंग्वेज को यहाँ पे ये भी चीज़ याद रख लीजिए, यानी HLL हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यानी कि हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा उसको ऑपरेट किया जाता था, यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान और कोबोल को मशीनी भाषा में क्या किया जाता था, यानी कि मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के बाद कंप्यूटर
ऑपरेट होता था, इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बात द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं यानी कि इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, कौन से कंप्यूटर बनते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि IBM कंपनी 1401 आई थिंक 1401, हाँ, और NCR 304 ये दो कंप्यूटर इनका निर्माण होता है। यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं तो IBM 1401 यानी कि 1401 या फिर 304, ये दो कंप्यूटर हैं, ये एग्जाम्पल हैं यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें यदि हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लग गया, दो तरह की लैंग्वेज यानी कि फोर्ट्रॉन एंड कोबोल का यूज होने लग गया। ठीक है, और माइक्रो सेकेंड में इसकी स्पीड मेजर की जाने लगी। और ट्रांजिस्टर की यदि हम बात करें तो फ्रेंड ट्रांजिस्टर का यूज इसमें होने लगा था। ठीक है, अब IBM की बात करते हैं फ्रेंड्स। IBM क्या है? IBM एक अमेरिकन कंपनी है। IBM की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी फुल फॉर्म, यहीं पे लिखता हूँ, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। इसलिए IBM क्या है? IBM एक कंपनी है, ठीक है, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये हो गई। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दो पीढ़ी कंप्यूटर के हमने डिस्कस की। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1942 से 1955 तक इसकी डेट मानी जाती है, या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें 1956 से 1964 तक की डेट मानी जाती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की यदि हम बात करें विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। यदि हम सेकेंड यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया। ट्रांजिस्टर की बात करें तो 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो जाता है, जिससे कंप्यूटर के क्षेत्र में एक तहलका समझ जाता है, ये कहें कि एक क्रांति आ जाती है। एंड 1956 में, ठीक है, ट्रांजिस्टर के आविष्कार करता हूँ यानी कि तीनों को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है, यानी कि 1956 में तीनों को से नवाजा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही एक बात। और गति की यदि हम बात करें, स्पीड जो मेजर की जाती थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वो मिली सेकेंड में, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो स्पीड की माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव के बाद द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर मार्केट में आ जाते हैं, जिन यानी कि 1956 से 1964 के बीच। ठीक, तो ये है एक बात। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी कि ENIAC या UNIVAC ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है या नहीं है। इनको देके ये पूछ सकता है। क्या ये कह सकता है कि मार्क फर्स्ट किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो फ्रेंड्स प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। या फिर IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है, या IBM 1401 में विद्युत प्रवाह के लिए कौन से युक्ति का यूज होता था। तो फ्रेंड्स ये मान के चले कि ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है और इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता था। ठीक, तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको थोड़ी बहुत हेल्प करता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो इस सेशन को यानी कि इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन एंड लास्ट में फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।